आइए फ्रेंड्स, आज जो हम एक नया चैप्टर देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कि संघीय संसद। संघीय संसद के बारे में हम लोग जानेंगे कि संघीय संसद होता क्या है। तो संघीय संसद जो है, हमारा संविधान जो है परिसंघीय है। परिसंघीय का मतलब होता है कि संघ और राज्य दोनों है। तो संघीय संसद में जो है हम पढ़ेंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो होता है। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और आपको राष्ट्रपति है। सदन 2 होते हैं, अंग 3 होगा लेकिन सदन 2 होगा। अंग 3 लेकिन सदन 2। सदन 2 लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की संसद में जो होता है आपको कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा तथा लोकसभा से मिलकर जो है हमारा एक संसद जो है तैयार होता है कि। और यह जो है पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि संसद जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना संसद की बात की गई है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में जो है संसद का गठन किया गया है तथा संसद का जो प्रधान होगा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद का जो प्रधान होता है ना वो आपको राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संसद का प्रधान कौन होगा, आपको राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद जो है आपको 79 अनुच्छेद में है, यानी 79 में जो है ना संसद का बात कहा गया है। अब संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। तो पहले हम जो है लोकसभा और राज्यसभा को समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। तो लोकसभा जो है वह संसद का निम्न सदन कहा जाता है, जिसको लोअर हाउस कहेंगे। और राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को क्या कहेंगे, हम उच्च सदन कहेंगे। तो राज्यसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है, अभी तक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो रखा गया है ना 250, यानी राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको 250 हो सकता है। और राज्यसभा जो है पूछा जाएगा कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा जो है आपको अनुच्छेद 80 में रखा गया है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में रखा गया है। और संसद का प्रधान कौन होता है, तो संसद का प्रधान राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभाओं, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ये सभी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसीलिए इन सभी का प्रधान कौन है, तो इन सभी का प्रधान जो है आपको राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन में, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, किसी भी सदन को संबोधित जो है राष्ट्रपति कर सकता है। इसलिए जो है राष्ट्रपति जो है सदन का क्या होगा, संसद का भी प्रधान होता है। तो हम पढ़ रहे थे कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 79 यानी 79। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो आपको राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 में है। अब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए
उम्र का सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है वो चाहिए आपको 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष का होना चाहिए। और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का अधिकतम उम्र कोई तय सीमा इसकी नहीं है। तो लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम उम्र जो है आपको 25 वर्ष होना चाहिए। इन लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर इनका सदस्य आपको बनना है तो सबसे पहले की बात जो आता है कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक हो, तभी वो व्यक्ति जो है राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है आपको 25 वर्ष है। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन अगर पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो एक लाइन का जवाब कि राज्यसभा के सदस्यों का जो होगा निर्वाचन जो होगा चुनाव जो होगा वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। क्या होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? तो लोकसभा का चुनाव जो होता है ना वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उसमें डायरेक्ट जो है ना जनता वोट करती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है ना वोट करती है और जो है लोकसभा का सदस्यों का निर्वाचन करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है थोड़ा सा आप समझेंगे कि भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। जैसे हम लोग अपने बिहार में पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हमारे बिहार में 16 हैं, लोकसभा 40 है और विधानसभा 243 है। अब आइए कह रहा है कि राज्यसभा में इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा सीटों में एक निश्चित कोटा दी गई है। अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से जो है ना राज्यसभा का सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। अब आइएगा, अगर राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होगा तो राज्यसभा सदस्य का अगर निर्वाचन होता है तो उसमें कौन लोग वोट करेगा? पहली की बात कि उसमें वोट कौन करता है? तो उसमें वोट जो है राज्यों के विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा को वोट करता है, यानी उन्हीं को राइट से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसमें राज्य के विधायक ही क्या होते हैं? उसका मतदाता होते हैं। हम लोग विधायक को चुनते हैं और हम लोग द्वारा चुना गया विधायक किसको चुनेगा? वो राज्यसभा के सदस्य को चुनता है। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। और ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी विधायकों के द्वारा जो होगा ना आपका राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। और हर एक राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपको अलग अलग देखने को मिलती है। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो मतदाता होगा कौन होगा भाई? तो आपका विधायक होता है। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों की अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाला गया है। जैसे एक मान लिया राज्यसभा सदस्य का हमको निर्वाचन करना है, तो उसमें क्या होता है? जो मतदाता जो चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को जो है अपनी पसंद के हिसाब से
वरीयता क्रम से, जैसे हम पहला किसको वोट दे रहे हैं, दूसरा में कौन किसको दे रहे हैं, तो अपना चॉइस के हिसाब से यानी वरीयता क्रम के अनुसार से जो है ना वोट दिया जाता है। आइए वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा से कि वर्तमान समय में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है आपको 245 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको 245 है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या आपको कितनी है, तो 245, इसको याद रखना है। और यह सब जो है बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ऐसे ऐसे एग्ज़ामों में जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें जो है खूब पूछ लिया जाता है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो। इनमें इन 245 सदस्यों में से जो है 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी चुन के नहीं आएंगे। राष्ट्रपति जो है इन 12 सदस्यों को क्या करता है, तो आपको राज्यसभा में इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वे कौन व्यक्ति होंगे जिनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य चुनेगा, तो वे व्यक्ति होते हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन उनको उनके ज्ञान के हिसाब से, जैसे वो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाचन लड़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो बहुत अच्छे पर्सनालिटी होते हैं, समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि होती है, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन वो चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या उनको जो है भारत का जो राजनीतिक ढांचा है या राजनीतिक जो चलता है, क्या वो राजनीतिक के बाहर रहेंगे? तो लगता ऐसा है कि उनको भी जो है ना इस भारत के राजनीतिक ढांचा में, इस भारत की राजनीतिक विकास में, भारत में राजनीतिक विकास में योगदान देने के लिए जो है वैसे वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको संसद में जो है आपको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। यानी वो व्यक्ति कला के रूप में काम कर रहा हो, आपको साहित्य के रूप में काम कर रहा हो, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, यानी या विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हो। अगर ऐसे क्षेत्र से वो व्यक्ति या सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है ना आपको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। ठीक है, शेष अब आइए 245 सदस्य है, तो 245 में से 12 सदस्य आपको चला गया तो कितने सदस्य बचेंगे, तो 233 सदस्य बचेंगे। तो 233 सदस्य, जो 233 सदस्य होंगे वही लोग जो है चुन के आते हैं। और चुने किसके द्वारा जाएंगे, तो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा, यानी विधायक के द्वारा चुने जाते हैं, यानी विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा चुने जाते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि राज्यसभा को भंग कर दिया गया है। लोकसभा भंग होता है, लेकिन राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल, अब इसमें देखते हैं कि राज्यसभा जब अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं होता है, तो इसके सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो होता है ना 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। और
इसके 1/3 सदस्य जो होंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, यानी 245 का हम 1/3 अगर करते हैं, 245 गुने 1/3 करेंगे तो उसके 1/3 जो होगा सदस्य जो होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो होता है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। यानी उनको 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ, वो जो है अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपना पद जो है वो खाली कर देते हैं। और यह किस अनुच्छेद में होता है, तो यह आपको अनुच्छेद 83 के तहत, तो हम लोग पढ़े अनुच्छेद 79 संसद का गठन है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन है, अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन है। तो ये दिमाग में रखेंगे। राज्यसभा का आप सुने होंगे कि राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति भी होता है। तो राज्यसभा का सभापति या उपसभापति जो होता है वह होगा आपको संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का सभापति भी होगा और उपसभापति भी होगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है अनुच्छेद 93 के तहत, उसी तरह जो है राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति होता है, और यह जो है अनुच्छेद 89 के तहत है। तो हम कहेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी वो अपने एक पद के अलावा दूसरे पद पे काम कर रहे होते हैं। एक तो उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव होता है, और वो क्या करते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में भी काम करते हैं। राज्यसभा जो है उपसभापति किसको चुनेगा, तो राज्यसभा जो है अपने ही सदस्यों में से उपसभापति जो है चुनेगा, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अब आइए, राज्यसभा का सभापति कौन हुआ, तो राज्यसभा का सभापति जो हुआ वह आपको हुआ उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। और उपसभापति जो है राज्यसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से ही जो है उपसभापति का चुनाव करेंगे। मान लो उपसभापति नहीं है तो उसी में से किसी व्यक्ति को जो है ना उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है। तो यह हुआ। अब आइए, उपसभापति का पद अगर रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। कह रहा है कि उपसभापति का पद से त्याग दे या हटा दिया जाए, तो यह जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है, यानी 90 में, अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति को अपने पद से त्यागपत्र रिक्त होना यानी पद को खाली करना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अब देखिए, मान लिया जाए उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा, वो नहीं रह सकता है। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग कर सकेगा। यानी जब भी उपसभापति होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, तो वह त्यागपत्र किसको देगा, तो राज्यसभा का उपसभापति जो है वह त्यागपत्र जो है राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।
राज्यसभा के तत्कालीन जो सदस्य समस्त सदस्यों के, अब मान लीजिए उपसभापति को हटाना है, तो उपसभापति को हटाने के लिए क्या चाहिए, तो उपसभापति को हटाने के लिए हम देखते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, समस्त सदस्य यानी 245, वह सदस्य जो है एक अपने विशेष बहुमत से एक बहुमत पारित करके और वो राज्यसभा के उपसभापति को क्या कर सकते हैं, तो हटा सकते हैं। लेकिन अगर उपसभापति को हटाना है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है, तो उसके लिए उपसभापति को जो है ना, इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व जो है देने की बात कही गई कि अगर राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो आपको क्या करना होगा, 14 दिन पहले जो है उनको यह सूचना देनी होगी। जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जाए तो पीठासीन नहीं होगा, यानी वो अपने पद पर काम नहीं करेगा। मंत्रिपरिषद, अब एक क्वेश्चन आता है कि मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री 3 प्रकार का होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। तो कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, यानी जो भी कैबिनेट मंत्री होता है ना, उसको जो भी विभाग प्राप्त है, कृषि प्राप्त है, उद्योग प्राप्त है, पेट्रोलियम प्राप्त है, शिक्षा प्राप्त है, तो वह जो है अपने विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी सर्वोसर्वा होता है वो। यानी कैबिनेट मंत्री जो भी होगा वह अपने विभाग का क्या होता है, सर्वोसर्वा यानी अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री होगा एक पहला, दूसरा का राज्य मंत्री होगा और तीसरा का जो होता है उप मंत्री होता है। तो जो भी हम मंत्री देखते हैं, जो हम लोग संघ में मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को देखते हैं, तो वह मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, यानी किस सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। तो कोई भी मंत्री जो होता है ना, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, राज्यसभा के प्रति वह जिम्मेवार नहीं होता है, यानी राज्यसभा के प्रति उसका उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 249 काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून बना सकती है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संसद को राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत सभा में उपस्थित रहने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि हाँ, यह विषय जो है राज्य सूची का विषय है और इस विषय पर जो है संसद कानून बना सकती है, तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर भी
संसद कानून बना सकती है। हालांकि राज्य सूची के विषय पर ऐसे साधारणतः संसद को अधिकार नहीं है कि वो राज्य सूची पर कानून बना सके, क्योंकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है आपको राज्य सरकार को प्राप्त होता है, केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यह क्वेश्चन एक लाइन का पूछा जाता है कि इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है राज्य सूची पर अपना कानून बना सकती है, यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन यह कौन काम करेगा? तो यह राज्यसभा जो है अपने सदस्य के 2/3 से यह बहुमत पारित करती है कि इस विषय पर जो है राज्य सूची का जो विषय है यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, यानी पूरे राष्ट्र लेवल का यह विषय है, और उस विषय पर जो है संसद कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो इसको याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 249 के तहत। ऐसा प्रभाव जो है 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और मान लिया जाए कि राज्य सूची, जैसे पुलिस है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, जेल राज्य सूची का विषय है, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संसद जो है इस पे कानून बना दिया। तो जब संसद कानून बना देगा राज्य सूची के विषय पे, सिर्फ राज्य सूची का हम बात कर रहे हैं कि राज्य सूची पर मान लीजिए संसद कानून बना दिया, तो क्या वह कानून जो है हमेशा के लिए लागू रहेगा? तो ऐसा नहीं है। यह कानून सिर्फ जो है 1 वर्ष के लिए ही लागू रहता है। अगर संसद के द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून जो है मात्र 1 वर्ष के लिए ही लागू होता है। अगर जैसे ही 1 वर्ष बीतता है यह कानून स्वतः समाप्त मानी जाएगी। लेकिन अगर इसको और आगे भी रखना है तो इसके लिए राज्यसभा चाहे तो हर 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ा सकती है, यानी राज्यसभा के द्वारा चाहे तो इसे हर एक बार 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अब आइए, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, जैसे IAS IPS ये लोग बनते हैं, ये सब लोग अखिल भारतीय सेवा के तहत ही आता है। तो इनके लिए जो है अखिल भारतीय सेवा सृजन का जो है ये प्रावधान लाएगा कौन? तो आपको राज्यसभा ही लाता है। केवल राज्यसभा, ये दिमाग में रखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार मात्र राज्यसभा को है, और यह है अनुच्छेद 312 के तहत। यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312। खूब ध्यान से सुनेंगे। और यह केवल किसका अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करेगा? तो यह सिर्फ केवल किसका अधिकार है? तो राज्यसभा का अधिकार होता है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 के तहत आता है। यह अनुच्छेद 312 के तहत आपको आएगा। अब हम लोग को बिहार पुलिस दरोगा
कुछ ऐसे एग्ज़ाम है रेलवे वेलवे, इसमें आपको पूछ लेता है राज्यों, अलग अलग राज्यों में जो राज्यसभा सदस्य सीटों की संख्या है, तो उसमें पूछ लेता है कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो सबसे बड़ा, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा यूपी है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 31 है, यानी 31 है। यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, यानी 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपको 19 है। तमिलनाडु में कितनी है? तो 18 है। तमिलनाडु में 18 है। बिहार में 16 है। पश्चिम बंगाल में 16 है। बिहार और पश्चिम बंगालों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। इसको दिमाग में रखेंगे कि बिहार और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो क्या है वो बराबर है, 16 है। कर्नाटक में 12 है। आंध्र प्रदेश में 11 है। मध्य प्रदेश में 11 है। गुजरात में 11 है। राजस्थान में 10 है। उड़ीसा में 10 है। राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 राज्यसभा है। कर्नाटक में 12 है। मध्य प्रदेश में 11 है। गुजरात में 11 है। पंजाब में 7 है। याद रखेंगे कि पंजाब में राज्यसभा 7 गो है। केरल में 9 गो है। असम में 7 गो है। तेलंगाना में 7 गो है। दिल्ली में राज्यसभा जो है, याद रखेंगे, दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। दिल्ली में राज्यसभा 3 है। पुडुचेरी में 1 है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा 4 है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 4 है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। पुडुचेरी में 1 है और दिल्ली में 3 है। झारखंड में 6 है। अब बाकी जितने भी 7 सिस्टर स्टेट हैं, जैसे आपको नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये सब में जो है एक राज्यसभा सदस्य की संख्या है। गोवा में भी 1 है। गोवा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो है वह थे CSB कृष्णमूर्ति राव। अब आइए कुछ समझते हैं संवैधानिक बात कि धन विधेयक, आप लोग विधेयक के बारे में सुने होंगे। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया नहीं जाएगा। एक तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में साधारण बहुमत से, और राष्ट्रपति की पूर्व जानकारी यानी पूर्व अनुमति, यानी लोकसभा में जब धन विधेयक पेश किया जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। अगर धन विधेयक है, कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है, तो राज्यसभा को मात्र इतना ही अधिकार है कि वो उस धन विधेयक पर
अपना सुझाव दे सकता है, सिफारिश कर सकता है, सुझाव दे सकता है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। पहली बात, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरी बात कि धन विधेयक जो है उस पे राज्यसभा का कोई राइट्स ज़्यादा नहीं है, वह सिर्फ जो है धन विधेयक पर अपनी बातों को रख सकता है, सुझाव दे सकता है, सिफारिश कर सकता है, इसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और राज्यसभा अगर सिफारिश दे भी तो यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस बात को मान ही ले। यानी लोकसभा जो है राज्यसभा के द्वारा जो धन विधेयक पर बातें कही गई है या सिफारिश की गई है, उस बात को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है, वह बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यानी धन विधेयक के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया गया है, तो मात्र 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। यानी मान लिया कि धन विधेयक आया, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा जो है मात्र उसको 14 दिन का टाइम दिया गया है, और उसमें भी कहा गया है कि राज्यसभा जो है सिर्फ सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है, और सलाह देगा तो ज़रूरी नहीं है कि वह लोकसभा उस बात को मान ले। यह भी बात है कि अगर राज्यसभा सलाह नहीं दे और 14 दिन के भीतर जो है उसको वापस नहीं लौटा है, तो वह बिल स्वतः पारित हो जाता है। ऐसा भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं करता है, पारित नहीं करता है, तो उस धन विधेयक को क्या पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्यसभा जो है ना, जो धन विधेयक होता है, उस धन विधेयक को एक तरह से ना स्वीकार सकता है, यानी और ना ही इसमें संशोधन कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि धन विधेयक गया, राज्यसभा उसमें संशोधन करने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिफारिश कर सकता है, ना ही संशोधन कर सकता है और ना ही उसको वह अस्वीकृत कर सकता है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकता है। अगर 14 दिन के भीतर अगर उस बिल को वापस नहीं करता है तो वह बिल स्वतः पारित हो जाता है। तो यहाँ पे धन विधेयक पर ज़्यादा राइट्स किसको प्राप्त है, तो धन विधेयक पर जो है ना सबसे ज़्यादा अधिकार जो होता है लोकसभा का होता है, और वो साधारण विधेयक से पारित हो जाता है, इसलिए लोकसभा से होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राष्ट्रपति जो है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार जो है राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, यानी बुलाता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच जो होता है 6 माह का अंतराल या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह के अंतराल पर बैठकें होती है। मान लीजिए आज बैठक हुआ तो 6 माह के बाद फिर से जो है उसकी बैठक होगी। यानी 6 माह के अंतराल पर जो है राज्यसभा की बैठक होती है। और राज्यसभा की बैठक को आहूत कौन करता है, तो राज्यसभा की बैठक को आहूत करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा की पहली गठन, राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को।
राज्यसभा का गठन जो हुआ 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा की पहली बैठक जो हुआ 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक जो है इसका 13 मई 1952 को हुआ था। तो यहाँ तक जो है हम लोग का राज्यसभा समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करना ना भूलें। ऐसे मेरा वीडियो आपको जाएगा। और यह पॉलिटी का जो है राज्यसभा था आज, आप राज्यसभा को समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।